तो एक आदमी रखा है 15,000 रुपये डिलीवरी करता है, ये क्योंकि वो सुबह से शाम भाग दौड़ करता है ना, इसलिए उसको 15,000 रुपये मिलता है। उसके बाद फ्यूल का खर्चा आप बताइए कौन देता होगा? मेरा भाई ही देता है। पर वो सैलरी है क्या? तो पेट्रोल पंप में गया है, रीइंबर्समेंट हुआ, वो आके बोला भैया पेट्रोल का 500 रुपया लगा, ये लो 500 रुपया, और 15,000 तुम्हारा सैलरी। नहीं होता अलाउंस आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। अलाउंस इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये सारे अलाउंसेस आपके सैलरी के ही हिस्से हैं। क्लियर है सर? एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस होता है, पता है? कुछ फर्म्स अपने बिजनेस में बच्चे होते अगर होते हैं, उनकी पढ़ाई का भी एक अलाउंस देते हैं। हाँ, क्लियर है सर? तो ये हो गया आपका सीओई का बात। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस पे, ओनर का पैसा। ऑपरेटिंग सरप्लस में आपको लेने हैं 3 लोग। कौन कौन थे? मतलब लैंड का रेंट एंड रॉयल्टी, एनी रेंट ऑन टैंजिबल और इनटैंजिबल प्रॉपर्टी। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट का भाड़ा यूज कर रहे हैं तो भी रेंट ही है। कोई टैंजिबल एसेट का रेंट दे रहे हैं तो भी रेंट है। दोनों ले लीजिएगा, रेंट रॉयल्टी दोनों आता है। इस पे ना कोई नोट नहीं है। अब अगला वाला चीज पे नोट है, इंटरेस्ट। लिखिएगा, या लिखे हैं तो बढ़िया है, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। इंटरेस्ट इज ओनली टू बी टेकन ऑन प्रोडक्टिव लोन। इंटरेस्ट इज टू बी टेकन ओनली ऑन प्रोडक्टिव लोन। क्यों नहीं लिख रहे हैं सर? हमको समझ में नहीं आता है। ट्यूशन आने में 2 ही तो चीज चाहिए, कॉपी और पेन। कोई कैसे बोलता है ना पेन नहीं लाए, हमको नहीं समझ में आता है कैसे। मतलब व्हाट इज द थॉट प्रोसेस? बैठेंगे, बैठ के क्या करेंगे? स्टैंड अप कॉमेडी तो नहीं सुनेंगे, लिखना ही है और पढ़ना है। कैसे कोई पेन और कॉपी भूल जाता है ना, हमको नहीं समझ में आता है, आज तक नहीं समझ में आया। क्या हुआ तकलीफ बोलिए? ओनर ही ऑपरेटिंग सरप्लस है, ओनर सरप्लस भी बोलते हैं इसको। इंटरेस्ट इज टू बी टेकन, उधर बैठेंगे। अच्छा जाओ जाओ। इंटरेस्ट इज टू बी टेकन ओनली ऑन प्रोडक्टिव डेट या प्रोडक्टिव लोन। तो अब विधि प्रोडक्टिव लोन क्या हो गया? ओनली लोन्स टेकन फॉर प्रोडक्शन, मतलब फर्म का लोन। ओए ध्यान दीजिए, अभी हम एक गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, लोन लेंगे, हम लोन पे ही लेंगे, ये इंटरेस्ट देना होगा हमको बैंक को, ये आएगा? इंटरेस्ट पे तो कर रहे हैं, जो लोन से प्रोडक्शन हुआ है। लोन लिए किस लिए थे? अब उसको तो नहीं पता कि मौसी जी की अचानक से मूछें आ गई तो वो अचानक से मौसा जी बन गए। वो पूछेगा लेते समय इंटेंशन क्या था? पर्सनल लोन था, मतलब अनप्रोडक्टिव था। मतलब ट्रू फॉल्स, ऑल दीज क्रेडिट कार्ड्स, ऑल दीज हाउसिंग लोन्स meant for purchasing something, they are called consumption loans, not taken into national income. टाटा नेक्सन की फैक्ट्री बैठाने के लिए रतन टाटा ने 100 करोड़ का लोन लिया है एसबीआई से। क्यों लिया है लोन? प्रोडक्शन करने के लिए। लोन प्रोडक्टिव है तो ब्याज भी प्रोडक्टिव होगा। पापा प्रोडक्टिव, सन प्रोडक्टिव। पापा अनप्रोडक्टिव, सन ऑल्सो अनप्रोडक्टिव। If you take a loan for consumption needs, swiping food or Spencer, is it for production or consumption? You are definitely paying an interest, there is no doubt about it.
but that interest is not to be taken. The only interest that we have to take is for productive loans. तो वो एक जन पहचाना, मतलब यह खाली फर्म ही होगा, प्रोडक्शन करने वाला हाउस होल्ड तो हो नहीं सकता, प्रोडक्शन करने वाला हाउस होल्ड तो नहीं हो सकता, गवर्नमेंट पॉसिबल है, बात करते हैं उस पर, फर्म्स ही है मेजरली, पर फर्म्स का कौन सा लोन लेना है हमको? प्रोडक्टिव लोन, जिन लोन्स की वजह से प्रोडक्शन हो रहा है, सब 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 PSU, प्राइवेट, पब्लिक, एवरीवन। क्लियर है सर? सो इसके नीचे एक पॉइंट लिख दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कंज्यूमर लोन्स आर एक्सक्लूडेड। इंटरेस्ट ऑन कंज्यूमर लोन्स आर एक्सक्लूडेड। क्लियर है सर? नेक्स्ट पॉइंट, आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा भरोसा का बात है। कई बार हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। ऋषभ ही तो, गवर्नमेंट हमसे लोन लेता है, शारदा स्कैम तो नहीं बोल सकते, सॉरी, शारदा स्कीम, कि आप हमको पैसा दो, हम उससे कल्याण करेंगे और ब्याज देते रहेंगे, है ना? हुआ था ना शारदा? नहीं, ठीक है ना? देखिए, हम लोग के पास ना अभी बहुत पॉलिटिकल पावर है, तो अगर वो कोई ऑनलाइन देख रहा है, स्टेट में दो ठो है हम लोग के स्टूडेंट्स जिनके पापा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो अपना थोड़ा सा है अभी, ठीक है? अगले साल क्या होगा वो देखेंगे बाद में, पर अभी 12 में अच्छा खासा पॉलिटिकल पावर है, तो टेंशन नहीं है अभी, ठीक है? तो गवर्नमेंट लोन लेता है जनरली। वान्य, आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट जो ये लोन ले रहा है, आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग हियर। नहीं, आपका ओपिनियन क्या है, गवर्नमेंट लोन क्यों लेता है? प्रोडक्शन करने के लिए कि गरीबों का कल्याण, खर्चा करने के लिए, फ्री में पैसा बांटने के लिए? अगर ये सोच आपकी है तो आप बहुत ही पेट्रियोटिक और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। बुक में बोला गया है कि गवर्नमेंट लोन लेता है जल कल्याण और मतलब फ्री में पैसा बांटने के लिए, मनरेगा के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने के लिए। तो आर दिस प्रोडक्शन लोन्स और दे आर ट्रांसफर पेमेंट्स? So they are unproductive. No rule is there. Okay, this is an मतलब unsaid assumption in all books that interest on national debt, इसका नाम है interest on national debt, is unproductive because national debt is unproductive. The loan taken by the government is assumed to be unproductive. Therefore, the interest on such loan will be assumed to be unproductive. अब फिर उसके मौसा जी की मूछें कम हो सकती हैं, वो बोलेगा नहीं भैया गवर्नमेंट थे, फ्लाईओवर बनाने के लिए लोन ले रहे हैं, तब उसका इंटरेस्ट क्या होगा? बिल्कुल ही लीजिएगा, पर ऐसा वो बोलता नहीं है। क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट नहीं लेना है। रीजन क्या देंगे? इफ द लोन इज अनप्रोडक्टिव, द इंटरेस्ट इज अनप्रोडक्टिव। क्लियर है? ये इस साल के CBSE इको के पेपर में क्वेश्चन था कि इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट को आप इंक्लूड क्यों नहीं करते? नहीं करते हैं वो तो देखिए किताब में आपको मिल जाएगा। क्यों नहीं करते हैं का रीजनिंग लिखना जरूरी है। नेशनल डेट इज अज्यूम्ड फॉर ट्रांसफर पेमेंट्स, या ऐसे मत लिखिएगा, फॉर रेंडरिंग टू द कंजम्पशन नीड्स ऑफ द पीपल। देयरफॉर द इंटरेस्ट इज लोन इज अनप्रोडक्टिव, सो द इंटरेस्ट इज ऑल्सो अनप्रोडक्टिव। क्लियर है? लास्ट, प्रॉफिट। पर एक चीज नोटिस करें, रेस्ट इन पीस, है ना? RIP से याद रखिएगा। OS जब भी रिवीजन करेंगे RIP, COE जब भी रिवाइज करेंगे वॉट एवर द एम्प्लॉयर गिव्स टू द एम्प्लॉय एक्सेप्ट 5 थिंग्स, वो 5 चीज आपको याद हो जाएगा, इतना बार रिपीट करेंगे। OS में क्या क्या चला जाता है? प्रॉफिट। पर अभी तक जो भी उदय हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रॉफिट का बात कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रॉफिट करने से पहले मेरा एक सवाल है आपसे, अच्छे से आंसर करिएगा। मान लीजिए, ठीक है, हम 30 लाख का प्रॉफिट लास्ट ईयर कमाए,
बहुत दुख अनुसार अराउंड 7 लाख रुपया चोर तो नहीं, सॉरी, गवर्नमेंट को हमको टैक्स भरना पड़ा। ठीक है, जैसे जैसे आपका टैक्स स्लैब भरता है ना, तो आपको धीरे धीरे अमाउंट प्रॉफिट पे आपका टैक्स बढ़ते ही जाता है। मतलब अब 10 लाख के ऊपर फ्लैट आप पकड़ लीजिए, 20 लाख रुपया हुआ तो 20 लाख का 30%, 6 लाख तो ऐसे ही हो गया। तो ऐसे ही ले लिया 30 लाख में से लो, तो लगभग 7-7.5 लाख रुपए टैक्स है। घर लेके हम आए 23 लाख रुपया, जिसमें से हम, देखो शौकीन आदमी तो हम हैं, 18 लाख खर्च दिए, बचा 15 लाख रुपया, सॉरी 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया बचा। आप बताइए, अगर हमसे कोई पूछे या आप पूछते हैं कि भैया आप कमाए कितना थे, उसका आंसर क्या होना चाहिए? खत्म बात है ना। भैया ये कहानी देने का नीड क्या था? बोला कई बार वो लोग हम लोगों को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देता है। अब देखिए मेरा बात तो कुछ और है, हम कंपनी नहीं है, हम सोल प्रोप्राइटर है। जब हम कभी भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलेंगे ना, कंपनी में प्रॉफिट टैक्स के बाद जो बचता है उसका दो चीज और होता है, डिविडेंड दिया जाता है और कुछ प्रॉफिट को रिजर्व्स में, जनरल रिजर्व्स बोल लीजिए, रिटेन्ड अर्निंग्स बोल लीजिए, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स बोल लीजिए, रख लिया जाता है, सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर बोल लीजिए। तो हुआ क्या, 30 लाख रुपया एक कंपनी ने पीबीटी कमाया था बिफोर टैक्स, 23 लाख रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, टैक्स देने के बाद बचा। 18 लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था, मतलब खर्च दिए, डिविडेंड्स, और ये था रिटेन्ड अर्निंग्स। सेम सवाल जो उदय से था, कमाया कितना था? अगर तो प्रॉफिट दे दिया है बिफोर टैक्स, इग्नोर करिएगा, कोई काम का ही नहीं है, पीबीटी दे दिया, बस बस इग्नोर, बाहर में जाए। पीबीटी दे दिया 30 लाख रुपए, उसी 7 लाख में से ट्रांसफर हो ना हो मैटर ही नहीं करता। दे दिया अगर पीबीटी तो चुपचाप पीबीटी लेके आगे बढ़ो। भैया सिर्फ प्रॉफिट बोला है, पूरा यूनानिमसली ऑल बुक्स हैव अज्यूम्ड टू बी पीबीटी। बोला सिर्फ प्रॉफिट है, बोल नहीं रहा है कौन सा वाला है, क्या मानेंगे? पीबीटी मानेंगे। लेकिन अगर कुछ इस प्रकार की भाषा है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स 15, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब समझते हैं, डिविडेंड्स, डिविडेंड्स का दूसरा नाम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिटेन्ड अर्निंग्स 5 लाख, और इनकम टैक्स ऑफ कंपनीज को कॉर्पोरेट टैक्स बोला जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स। कितना रुपया कमाया है ये आदमी? भैया 15 बांट दिया, 5 रख लिया, 10 गवर्नमेंट खा गया, कमाया तो 30 ही था। अब इसी पे देखो बदमाशी क्या करेगा, पीबीटी के साथ ये सब दे देगा। तो बोले भैया बोले हैं ये ऐड होगा। अबे अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो ऐड होगा, अगर पीबीटी ही दे देता है तो सब कुछ इंक्लूडेड है, तो पूरा का पूरा इसको हटा देना, सिर्फ पीबीटी उठा के आगे बढ़ जाना। इसको लिख लेते हैं एक बार, द प्रॉफिट्स टू बी कंसिडर्ड the profits to be considered are always before tax. If only profits are mentioned, if only profits are mentioned, it is always PBT. तो काम है,
कल इको भी रखेंगे, अकाउंट्स भी रखेंगे। चलिए, कहाँ कितना लिखे? पीबीडी नहीं मैम, लिखी क्या हो? लिखो। However, if retained earnings, undistributed profits, मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। हाँ, रिटेन्ड अर्निंग्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऐसे लिख दीजिए। विथ कॉर्पोरेट टैक्स and dividends are given, we will add them. तो क्लास की बिगिनिंग में आदित्य ने एक सवाल पूछा था, भैया डिविडेंड लेते हैं क्या? बुक में अगर आप पढ़ेंगे द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला बोलता है रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट में डिविडेंड जोड़ा हुआ है, प्रॉफिट निकालने के लिए डिविडेंड लेना पड़ रहा है। जब आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले रहे हैं उसमें डिविडेंड ऑलरेडी है ना, तो हमारे फॉर्मूला में तो पीबीटी आना चाहिए, प्रॉफिट निकालने के लिए डिविडेंड ऐड हो रहा है, पर डिविडेंड आता है कि नहीं? द आंसर इज नो। सो मैथमेटिकली सॉल्व करते समय क्या कभी डिविडेंड को हम लेंगे? हाँ, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है और कॉर्पोरेट टैक्स है, तब डिविडेंड ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर पीबीटी है तब नहीं होगा। पर थ्योरेटिकली अगर हमसे कभी पूछे वेदर डिविडेंड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट, द आंसर इज नो। द आंसर इज दैट वी टेक प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सो इट इज अ पार्ट, इट इज एन अप्रोप्रिएशन। जिनका पार्टनरशिप हुआ है, अगर जो लोग पार्टनरशिप कोई है नहीं कि सब कंपनी है, पार्टनरशिप है, अप्रोप्रिएशन है ओनर्स का। आप जब फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, पार्टनरशिप में अप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर होता है। पर कंपनी में तो ऐसा नहीं हो सकता, डिविडेंड ही होगा, प्रॉफिट का भाग हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सो देयरफॉर इट इज नॉट एन इनकम हियर। तो फंडामेंटली नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, मैथमेटिकली व्हाइल डूइंग अ सम इंक्लूडेड, ओनली इफ इट इज आफ्टर टैक्स। लास्ट फिर सम करेंगे आज, मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। सॉरी, नहीं, लिखिए, हम बता रहे हैं। मिक्स्ड इनकम, नॉट मिसलेनियस इनकम, मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। वही बात आना है आपको। वान्या, आपके पेरेंट्स का बिजनेस है, जॉब है, किस चीज़ का है मैम? एल्यूमिनियम। आर यू अ फर्म, अ कंपनी और अ सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप। Anybody whose parents are in a business and they are not a partnership firm nor a sole proprietor but a limited company, either private limited or public limited. कोयला का क्या प्राइवेट है, पब्लिक है सर? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये जो आप देख रहे हैं ये जगह आप लोग के लिए थी, कॉर्पोरेट सेक्टर। What about people who are from the unorganized sector like myself and Vanya? क्या हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे? तो हम मिसलेनियस के पार्ट में नहीं है। हम बोल रहे हैं जो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जो सोल प्रोप्राइटर्स हैं, जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर का हिस्सा नहीं है। बीएसटी में क्लास 11 में आप पढ़ते थे, बिजनेस करने के 3 बेसिक फॉर्म हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। सोल प्रोप्राइटर में आप अकेले हैं, पार्टनरशिप में 2 से 50 और प्राइवेट में 2 से 50 या पब्लिक में अनलिमिटेड। बट अगर आप देखिए तो कंपनी का सेक्टर कौन सा है? खाली प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, चाहे लिस्टेड या अनलिस्टेड, पर वो चलेगा इस कैटेगरी में। हमारा जैसा अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो कहाँ गिरेगा? बोल रहा है उन्हीं लोगों का नाम है सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल।
है ना। ये ऐसे बेइज्जत मत करिए बोल के कि हम लोग मिसलेनियस हैं, कोई हालत में नहीं। वी आर द बिगर ग्रुप इन टर्म्स। अगर आप सोच कर देखें, कंपनी और सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में ज्यादा बिजनेस करने वाला आदमी कौन सा है? सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप। बड़ा बाजार जाइए, देखिए, पूछिए कितना लोग वहां पर कंपनी है और कितना लोग अकेला एक आदमी सोल प्रोप्राइटर कितना करोड़ का बिजनेस संभाल रहा है। सिर्फ एक बार एक राउंड मार के आइए। ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, जो खुद ही अपने बिजनेस के एम्प्लॉय भी हैं और ओनर भी हैं। जैसे आर खन्ना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के 2 ओनर हैं, मैं और मेरी मम्मी, और 2 एम्प्लॉय हैं, मैं और मेरी मम्मी। We are people who are self-employed. Who is our employer? Ourselves. But Mr. Mukesh Ambani is an employee of Reliance Industries. He is not self-employed. In the eyes of law, Reliance is a separate legal entity. Company है, तो वो self-employed। मेरा मिक्स्ड इनकम में आता है। 99% लोगों का भारत जैसे देश में मिक्स्ड इनकम में ही आता है। यही कारण है मिलाकर। सर जॉब है, कैसे मत बोलिए सर, मतलब शेयर होल्डर है जी। हाँ, अभी तो आप ही तो बोल रहे हैं, कंपनी के ओनर में आप हैं पर आप पेरोल में नहीं। मिस्टर नारायण मूर्ति का नाम सुने? इन्फोसिस के ओनर है। बिकॉज ऑफ हिज एज ही स्टेप डाउन। जॉब नहीं है पर उनका नेटवर्थ जानते हैं। लैरी पेज का नाम सुने? लैरी पेज, गूगल करिए। आयरॉनिकली लैरी पेज का नाम नहीं सुने? जो जहां पर अभी आप चलाएंगे अपना बटन, जिस प्लेटफॉर्म में, वो रियल ओनर है वहां के। इज ही एन एम्प्लॉई इन गूगल, बट इज द ओनर। डिविडेंड मिलता है उनको, पैसा का कमी नहीं है, ये इस बात को समझो। पर जॉब है नहीं। हम लोग उस सेक्टर में जा ही नहीं रहे सर। खिड़की पे मुड़ी खाए हैं, कितना का टर्नओवर है इमेजिन कर सकते हैं। अनामिका गए हैं कभी? सैटरडे को आज जाके देखिएगा, नवरात्रों में जाके देखिएगा, तब समझ में आएगा कहां गिरेगा। मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, यही एकमात्र कारण है जो इनकम मेथड रिजेक्ट हो जाता है, निकाल नहीं पाएंगे। चलो ये ना मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी तो टैक्स भरता ही है भाई, कितना छुपा लोगे। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये भी इंटरेस्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर वाला ही है। क्योंकि कौन सा लोन लेना है? प्रोडक्टिव लोन लेना है, तो लोन का फर्म वाला ही ले रहे हो, फिर ये भी मिल जाएगा। कोई भी पीएल ट्रेडिंग खोल के देख लो, रेंट रॉयल्टी अगर मिल जाए ले लो। दिक्कत कहाँ आएगा भैया? एक एक आदमी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो नहीं बता पाएंगे। सो इन रियलिटी द बेस्ट कॉन्सेप्ट अगर आप में से पूछे थ्योरेटिकली इनकम मेथड ही है, प्रैक्टिकली वर्स्ट मेथड। एज पर लेटेस्ट सेंसस बोल रहा है खाली भारत में 4% पॉपुलेशन इनकम टैक्स भरता है। तो डिटेल्स मिलेगा कैसे ये लोग को इनकम टैक्स रिटर्न से? 4%, 96% पीपल आर नॉट फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। चलिए आप बोलेंगे भैया उसमें से 30-40% का इनकम टैक्सेबल के नीचे है, 2.5 लाख के नीचे, पर इनकम तो है। 2 लाख रुपया सालाना कमा रहे, चलो माना टैक्सेबल नहीं है, पर इनकम तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ ना, टैक्स नहीं भरना उस पर, ठीक है, तो मान ही तो लिया आपका बात। पर वो 2 लाख का करोड़ों लोगों का इनकम रिकॉर्ड ही नहीं हुआ क्योंकि कोई टैक्स ही नहीं भरा। महीना का 40,000 रुपया भी अगर आप कमाते हैं, टेक्निकली टैक्सेबल इनकम के नीचे हैं आप, 2,40,000। और अगर आप नया स्लैब से सोचे तो 5 लाख के नीचे ही अलाउड है आपको। महीना का आदमी 50,000 रुपया कमा रहा है, रिपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि टैक्सेबल लिमिट के नीचे है। ऐसा सोचिए कितना लोग होगा। तो ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं। क्लियर है? जैसे ही अब आप इन तीनों को जोड़ दें, तीनों कौन सा तीनों? सीओई, ओएस
और एम आई, ये सर बेस्ट है, पता है इसका मतलब आप इसको जाके मतलब हो सके तो मतलब आपके सामने दिखे ना ऐसे सब में इसको ऐसे किस कर दे रहा, ये कोई ट्रिक ही नहीं है इसमें, या तो ये है ऐसा लिखा हुआ या तो जीरो है। जैसे इसमें है ना रेंट कौन सा वाला, इंटरेस्ट प्रोडक्टिव की अनप्रोडक्टिव, ये लेना है इसमें क्या, लव एंड अफेक्शन, झमेला इसमें है, ये बेस्ट आदमी है। बोला इसमें हमको टेंशन नहीं है, अगर होगा तो लिखना, नहीं तो छोड़ देना। ये जोड़ते ही एक दर्शन देंगे। श्री राम साक्षात आएंगे, विष्णु जी नहीं आएंगे। बस श्री राम जो है वो डोमेस्टिक विष्णु जी हैं, सोच कर देखिए। लिटरल अगर कोई सेंस में सच्चा अवतार विष्णु जी का कोई बोलता है आज भी, मतलब प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ विष्णु जी श्री राम ही होता है। एनडीपी एट एफसी, इसमें बस एक चीज जोड़ दीजिए, आपको नारायण के दर्शन हो जाएंगे। कुछ बच्चा लोग बहस पता है क्या करता है, बोलता है नहीं श्री कृष्ण बेटर है। देखो पर्सनली अगर आप मेरे से पूछे ना तो हमको कृष्ण जी बेटर लगते हैं, है ना। हाँ पर मतलब हमको राम जी से एक ही कंप्लेन है, अपनी वाइफ पे ट्रस्ट नहीं किए हो, तो एक ही तो झमेला है बस, और नहीं तो ठीक है, बाकी सब सेंस में ठीक है। हाँ और कृष्ण जी देखिए बचपन में हमको बहुत पसंद थे, क्योंकि हमको वो आइडिया बहुत अच्छा लगा था, जब मतलब 1000 गर्लफ्रेंड होने का, वो बचपन का थॉट था। अभी जैसे हम हनुमान जी के भक्त हैं, दो हम बाल ब्रह्मचारी नहीं हैं, पर हनुमान जी फेवरेट है मेरे, और शिव जी। आपके फेवरेट भगवान गणेश जी। आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद द गॉड, यू बिकम द गॉड। हमको कोई बचपन में बोलता था ना कि ऋतिक रोशन हैज अ बॉडी ऑफ अ ग्रीक गॉड, तो हम भी बोलते आई हैव अ बॉडी ऑफ इंडियन गॉड, बट विच गॉड? गणेश जी। सही मामले में देखिए, अगर कोई आइडियलिस्टिक भगवान जैसा ह्यूमन से रिलेटेबल होना चाहिए ना, वही है। नहीं तो हमेशा देखो फैंसी फैंसी बॉडी ऐसा ऐसा। गणेश जी को देख के लगता है हाँ यार हम भी बन सकता है कभी भगवान, नहीं कुछ अच्छा वाला फीलिंग आता है उनसे। तो ये मिल गए हमको यहाँ पर NNP@FC। जरूरी नहीं है सर कि हर सब में NNP@FC ही निकालना हो, नहीं यही नेशनल इनकम है मैम। नो नो, गणेश जी के प्यार में आप विष्णु जी की चरित्र को ना बदलें। वाह यार अच्छा पकड़ रहा है लोग। बोलो नेशनल एंड डोमेस्टिक। देखिए क्या है ना, हम आपको एक बात बोल रहे हैं, देखिए अब तो आप RKC के मेंबर हो गए हैं, तो जब आप ऐसा हरकत करते हैं ना हम लोग का नाम डूब जाता है। अच्छा बुक लाए हैं? एक सेकंड रुकिएगा। हाँ पापा। अच्छा ये नहीं पता था मेरे को। हाँ हाँ ओके ठीक है। सवाल पे डिपेंड करेगा ना सर। चलिए फोटो तो भेज दीजिए। 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। 16 से 22
फिर छुड़ी, ग्रुप में डाल दे रहे हैं, सेम बुक है। कुछ बच्चे लोग ना आप लोग के खिलाफ कंप्लेन कर रहा है, बोला ईशानी बहुत बात करती है। मेरा तो पढ़ाई हो जा रहा है। बोला ईशानी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत डाउन हो गया। बोलिए आपको कुछ सोच रही है, कुछ अच्छा आ नहीं रहा। जब इसके पास कुछ नहीं होता है तो एक तो घटिया सा फेक एक्सेंट में ये कुछ भी बोल देती है, उसको लगता है ये कमबैक है। हम बोले मेरे पास कुछ देखो बोलने को, फिर हम बोले मेरे पास कुछ बोलने को नहीं है। अरे आप बोलने हम तो ड्रेड कर रहे हैं 1 महीना बाद प्रिशा क्या करेगी। शी इज गोइंग टू गो टू हंगरी एंड कम अप विथ सच अ बैड फेक एक्सेंट। नोइंग हर वो करेगी 100%। जबकि मतलब नहीं छोड़ो यार, क्या तुमको जाते आते बेइज्जत नहीं करना चाहते, तुमको अच्छा नहीं लगेगा, तुम फिर रो दोगी। अभी तुम्हारा हिस्ट्री भी है क्लास में रोने का। चलिए जुगल का नहीं आज बर्थडे है। आप बताइए शांभवी, पहला सवाल कौन सा? 16। क्या खोजना है पहले चेक करिए। मतलब साक्षात विष्णु जी। द नेशनल इनकम मतलब NNP एट FC। हमेशा याद रखिएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। व्हेन नथिंग इज मेंशन, नेशनल इनकम इज द नेशनल इनकम विच इज NNP एट FC। फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं जुगल, COE प्लस OS प्लस MI। मैम COE रिलेटेड बातें आप पढ़ के हमको बताओ, कौन सा चीज आप कहां डालोगे। लेट्स स्टार्ट। बेस्ट लोग है, किसी कर दीजिए उसको, आपका अपना ही फोन है ना, नहीं करेंगे हम कर देते हैं। ठीक है, कहाँ है? थैंक यू। मिक्स्ड इनकम कितना? 200 करोड़। ओल्ड एज पेंशन हम नहीं लेते हैं, ठीक है। ओल्ड एज पेंशन का मतलब आप रिटायर हो गए हैं और आपको मंथली एक तो पैसा आते जाता है, गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसा होता है, तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। डिपेंड करता है प्रॉफिट कैसे रिप्रेजेंटेड है। सिर्फ प्रॉफिट्स, तो क्या करना है कुछ इसका, डिविडेंड को लात मार दीजिए। लात तो मार सकते हैं, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट, वाओ इतना अच्छा मिलेगा आपको, दे दिया OS। हम बोल रहे तो OS दे दिया, कुछ नहीं चाहिए, OS ही दे दिया। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी का मिला के OS जो होता है वही दे दिया। तो रेंट इग्नोर करो, इंटरेस्ट इग्नोर करो, प्रॉफिट इग्नोर करो, सब इग्नोर करो। OS कितना है? 900 रुपया। COE निकालना है, नहीं लोगे ऐसे सर मना कर रहे हो। COE का पार्ट नहीं है क्या? क्या है, कितना है? 500 रुपया। इग्नोर, प्लीज फोकस करिए, आप लोग अपने में बात किए जा रहे हैं। एम्प्लॉयर लेना है कि नहीं लेना है? एम्प्लॉयर लेना है सर, एम्प्लॉई नहीं लेना है। कितना? 50 रुपया। बाद में काम आएगा विष्णु जी पे जाने के लिए। डेप्रीसिएशन याद रखिएगा, डेप्रीसिएशन, NFIA और NIT, ये 3 कोई मेथड का पार्ट नहीं है, किसी भी मेथड का पार्ट नहीं है।